हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल आयुर्वेदा बाय विकसित। तो अभी तक हम देख रहे थे सारी व्याधियाँ। तो आज हम एक नेक्स्ट व्याधि देखेंगे जो कि है आमवात, जिसको हम रूमेटाइड आर्थराइटिस से कंपेयर कर सकते हैं मॉडर्न मेडिकल साइंस में। तो जैसा कि हम देख रहे हैं आमवात, हमें नाम से ही पता चल रहा है इसमें आम और वात जो है मुख्यतः मुख्य भूमिका है। तो आम जो है वो हम पता है क्या होता है, जब भी इंडाइजेशन के बाद जो विकृत रस उत्पन्न होता है उसको हम आम कहते हैं। और वही वात हमें पता है कि वात हमारा दोष है। तो वात दोष से आम रस से जब दूषित हो जाएगा तो उसे ही हम आम वात बोलेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसका व्याधि परिचय। तो व्याधि परिचय में हम क्या देखेंगे, आमवात शब्द आम वात आम और वात से बनता है। इस व्याधि में आम दोष की प्रधानता होती है। तो आमवात जो शब्द है वो दो शब्दों से बना है, आम प्लस वात, जिसमें आम दोष की इस व्याधि में प्रधानता रहेगी। और दूसरा हम पॉइंट लिखेंगे कि आमवात जो है वह रसवह स्रोतस की व्याधि है। तो किस स्रोतस में है, रसवह स्रोतस की यह व्याधि है। उसके बाद नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट आ जाते हैं परिभाषा। तो क्या परिभाषा इसकी रहेगी, परिभाषा यह है वात तथा कफ, वात और कफ, याद रखिए यहाँ पे कफ भी हमने ऐड किया, ऊपर हमने बोला था सिर्फ वात, लेकिन कफ भी इसमें ऐड रहेगा। तो वात तथा कफ जब आम के साथ मिलकर, वात और कफ जब आम के साथ मिल जाएंगे एवं संपूर्ण शरीर में गमन करते हैं तथा संधियों में प्रवेश करके अंग प्रत्यंग को स्तब्ध कर देते हैं। वात तथा कफ जब आम के साथ मिल जाएं और वो संपूर्ण शरीर में गमन करें, गमन कैसे करेंगे, क्योंकि वात का कार्य आपको पता है, वात का कार्य है गति करना। तो वात तो आम को संपूर्ण शरीर में ले जाएगा। जब वो संधियों में प्रवेश कर जाएंगे और अंग प्रत्यंग में स्टिफनेस यानी जकड़ाहट उत्पन्न कर देंगे, तब उस व्याधि को हम आमवात कहेंगे। ये बहुत सिंपल डेफिनेशन है, ये आप रिलेट कर सकते हैं। रूमेटाइड आर्थराइटिस आपने मॉडर्न में भी पढ़ा होगा, तो बिल्कुल आप इसको रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं इसकी निरुक्ति। तो निरुक्ति क्या है, आमेन सहित वातः आमवातः। बहुत इजी निरुक्ति है, आमेन सहित वातः आमवातः, यानी आम के साथ वात जो है वह आमवात है। अब आते हैं, हम बढ़ते हैं इसके निदान की तरफ कि किन किन कारणों की वजह से जो है आमवात उत्पन्न होता है। तो अब इसमें हमने लिखा है कि मुख्यतः जो है आहारज निदान होते हैं। आप समझते हैं कि मुख्यतः आहारज निदान क्यों होते हैं। आहारज निदान ऐसे होते हैं कि रोग जो है, ये रोग जो है वो अग्निमान से रिलेट करता है। क्योंकि आम की उत्पत्ति कब होगी, आम की उत्पत्ति तभी होगी जब आपकी शरीर की अग्नि जो है प्रबल नहीं रहेगी। अग्नि जब आपकी जो है विषम रहेगी, उस केस में जो है आमरस उत्पन्न होगा। तो और अग्नि विषम कैसे रहेगी, अब अग्नि विषम होने का कारण क्या है, कारण है आपका आहार। तो अगर आप आहार गलत लेंगे जो अग्नि को जो है आपकी विषम करेगा, अग्नि को कम करेगा, तो उसी कारण जो है अग्नि मांद होके आम की उत्पत्ति होगी। इसीलिए इसमें जो मुख्यतः जो निदान रहते हैं वो आहार निदान रहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि आहार निदान क्या है। तो जैसे कि विरुद्ध आहार का सेवन करना मेनली जो है आहार निदान के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहला हो जाएगा दुग्ध प्लस मत्स्य, यानी दूध के साथ आपने जो है फिश के जो है मांस का सेवन किया, तो एक विरुद्ध आहार है। तो ऐसी उसके बाद है दुग्ध के साथ आपने फल का सेवन किया, ऐसे आप तीसरा कर सकते हैं कि घृत के साथ आपने मधु का सेवन किया। ये सब आपने अष्टांग में पढ़ा होगा कि विरुद्ध आहार है, और इन्हीं आहारों की वजह से जो है आपका अग्निमांद उत्पन्न होता है, जिससे अल्टीमेटली आम की उत्पत्ति होने के बाद रूमेटाइड आर्थराइटिस जो है वो उत्पन्न होता है। इसमें है अग्नि विरुद्ध आहार भी इसमें आ जाएगा। अब बात करते हैं विहार की। तो विहार में आएगा आपका वेग धारण और दिवाशयन, ये दो कॉमन है, ज़्यादातर आपने सभी व्याधि में देखे होंगे, तो यही इसमें विहार में भी लिखना है। तो ये फर्स्ट हमारा इंट्रोडक्शन था, निदान तक हमने देख लिया। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसकी संप्राप्ति कैसे समझनी है और पूरा रोग उत्पन्न कैसे हो रहा है। सो नाउ अब बढ़ते हैं अपनी संप्राप्ति की ओर कि कैसे ये रोग है, इसकी उत्पत्ति हो रही है, कैसे इसका संप्राप्ति घटक हम लिखें। तो सबसे मेन है, सबसे पहले व्यक्ति ने जो है निदानों का अति सेवन कर लिया, निदानों का अति सेवन किया। निदान हमने पढ़े आहारज मुख्यतः होते हैं, और दो हमने विहारज पढ़े, दिवाशयन वगैरह और विरुद्ध आसन, ये सब। तो ये सब निदानों का सेवन जब व्यक्ति ने किया तो हुआ क्या कि वात दोष में आम का संचरण हो गया। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि वात दोष आम से अब मिश्रित हो गया, यानी वात दोष जो है आम को अब मिश्रित होकर संपूर्ण शरीर में गमन करेगा। अब देखिए नेक्स्ट लाइन जो है समझने वाली है, आम दोष का श्लेष्म स्थान में आश्रित होना, यानी आम दोष कहाँ आश्रित होगा, आम दोष
आश्रित होगा श्लेष्म के स्थान पे, यानी कफ के स्थान पे। जहां जहां कफ के स्थान होंगे वहां वहां आम दोष आश्रित होगा। और वो कफ के स्थान है कहां कहां पे? संधि, आमाशय, सिरा, उरा प्रदेश, ये सब कफ के स्थान है और यहाँ यहाँ आम दोष आश्रित हो जाएगा। तो मेनली हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए हम संधि को मेनली फोकस करेंगे। तो क्या हुआ, अब जब वात संचरण किया, आम को लेके चला, तो संधि प्रदेश में जो है स्थित हो गया। जब वो संधि प्रदेश में स्थित हुआ तो वहाँ उसने सूल उत्पन्न किया, पीड़ा उत्पन्न की, पेन उत्पन्न किया, उसके साथ स्वेलिंग भी उत्पन्न की और स्टिफनेस यानी जकड़ाहट भी वहाँ पे उत्पन्न की। तो संधि प्रदेश में ये तीनों ही चीज़ उत्पन्न हो गई हैं। आपको दर्द भी हो रहा है, स्वेलिंग भी आ रही है और स्टिफनेस भी हो रही है। इसके बाद क्या होगा, वात के चल गुण से आम का फर्दर संचरण होगा। अब वात जो है फर्दर आम का संचरण करेगा, फर्दर आम को ले जाएगा। तो उससे क्या होगा, जितनी बार संचरण होगा उतनी बार संचारी वेदना उत्पन्न होगी, या संचरण पर बेस्ड के वेदना यानी पीड़ा जो है उत्पन्न होगी। और यही रोग जो है वो कहलाता है आम वात। तो बहुत सिंपल था इसका समझना, आप एक बार पीछे करके बैक करके फिर से समझ सकते हैं अगर समझ नहीं आया। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ इसी से हम लिखेंगे संप्राप्ति घटक। तो हम हर वीडियो में देखते हैं कि हम संप्राप्ति से ही संप्राप्ति घटक लिखते हैं, तो ऐसे ही अब हमने दोष इसमें रहता है त्रिदोष, लेकिन मुख्यतः क्या रहेगा, वात एवं कफ। वात क्यों रहेगा, वात इसलिए रहेगा क्योंकि आम को गति कैरी जो करेगा वो वात ही करेगा, ठीक है। तो गति प्रदान करेगा इसलिए वात है। और कफ इसलिए क्योंकि जो आम दोष है वो स्थित रहेगा कफ के श्लेष्मा के आश्रयों में। तो हमने यहीं पे देखा था आम दोष का श्लेष्म स्थान में आश्रित होना, इसलिए हाँ यहाँ पे मुख्यतः वात कफ आ गया। उसके बाद दूष्य क्या रहेंगे, अब दूष्य देखिए, सबसे पहला रहेगा रस, क्योंकि रस आम रस बन रहा है। दूसरा रहेगा रक्त, क्योंकि रक्त से ही पूरे शरीर में संचरण हो रहा है। तीसरा रहेगा मांस, क्योंकि स्वेलिंग उत्पन्न हो रही है जो कि मांस में ही होगी। फिर रहेगा स्नायु कंडरा, क्योंकि ये भी सब एसोसिएटेड है उसी से। फिर रहेगा अस्थि, ये भी एसोसिएटेड है। उसके बाद रहेगा संधि यानी जॉइंट्स, ये भी एसोसिएटेड है हमारी पूरी व्याधि से। उसके बाद हम बात करते हैं श्रोतस की। श्रोतस क्या रहेगा, रस वह श्रोतस। हमने इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था व्याधि की कि यह किसकी व्याधि है, रस वह श्रोतस की व्याधि है। तो नेक्स्ट इसके बाद बढ़ते हैं कि इसके पूर्व रूप क्या आएंगे। तो पूर्व रूप और लक्षण दोनों एक साथ देखेंगे, दोनों कोरिलेट करेंगे, दोनों एक ही मेमोनिक से हम याद करेंगे। तो पूर्व रूप में सबसे पहले आपको नाम याद रखना है, आम वात। देखिए ये ऐसी व्याधि है जिसके नाम से ही पूरी चीज़ क्लियर होती है। तो इसमें जो है पूर्व रूप भी क्लियर होगा और आपके लक्षण भी क्लियर होंगे। तो आम से ए याद रखिए, यानी ओ से शुरू हो रही है, तो इसमें है 3A प्लस स्तब्धता। अब स्तब्धता तो देखा समझ ही गए हैं, पूर्व रूप। स्टिफनेस तो इसमें आएगी ही आएगी, इसका मुख्य लक्षण भी है, इसका मुख्य पूर्व रूप भी है। तो और 3A से क्या है हमारा, अग्निमांद, आलस्य, अंगमर्द। तो 3A प्लस स्तब्धता इसके पूर्व रूप हैं, वहीं 3A इसके लक्षण भी हैं। 3A प्लस JS इसके लक्षण हैं, यानी 3A क्या है, अंगमर्द, आरुचि, आलस्य। आप चाहें तो अग्निमांद भी इसमें ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये भी इसका लक्षण होता है। तो उसके बाद जो है और JS क्या है, इसके साथ क्या होगा, ज्वर एवं शोथ, स्वेलिंग आएगी। तो पूर्व रूप हमारे हो गए अग्निमांद, आलस्य, अंगमर्द, स्तब्धता। वहीं लक्षण हो गए अंगमर्द, अरुचि, आलस्य, ज्वर एवं शोथ। तो ये पूरे तरीके से हमने यहाँ पे पूर्व रूप और लक्षण लिख लिए हैं। अब हम चलेंगे अपने भेद की ओर। तो नाउ अब आए हमारे भेद कि आमवाद के कितने भेद हैं। तो आमवाद के भेद हमें 3 पार्ट्स में पढ़ने हैं, यानी 3 तरीके से पढ़ने हैं। तो सबसे पहले बताया हमारे आचार्य सारंगधर ने, उनने बोला कि आपके आमवाद के जो हैं 4 भेद हैं। उसके बाद आए आचार्य माधवकर, उनने बोला कि जो आमवाद है उसके 7 भेद हैं। और तीसरा जो है लक्षणों के आधार पर बताए गए भेद, जो कि 2 भेद हैं। तो जो ऊपर वाले हैं आचार्य सारंगधर और आचार्य माधवकर, इन्होंने 2 कैसे बताए भेद, इन्होंने भेद बताए दोषों के आधार पर, यानी इन्होंने जो भी भेद बताए वो दोषों के आधार पर बताए। तो दोष कितने हैं हमारे, आपको पता है, वात, पित्त, कफ, तो इसी से रिलेटेड भेद भी होंगे। तो आचार्य सारंगधर बोलते हैं कि भेद हैं वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज। तो ये सब 4 भेद बताते हैं आचार्य सारंगधर, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज।
नेक्स्ट आते हैं आचार्य माधवकर के भेद। तो आचार्य माधवकर कहते हैं कि 7 भेद हैं, वो भी 200 के आधार पर ही बताते हैं। तो 4 तो वो बताएंगे सारंधर वाले कि वातज, पित्तज, कफज, सन्निपाचन। नेक्स्ट जो वो 3 बताते हैं वो है वात पित्तज, वात कफज और कफ पित्तज। तो ये सब दोष ही हैं, इनको ईजी करना, लर्न करना बहुत ईजी है। उसके बाद हम आते हैं मेन जो बढ़ते हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो है लक्षणों के आधार पर आमवाद कितने प्रकार का है। तो लक्षणों के आधार पर अगर देखा जाए तो आमवाद जो है 2 प्रकार का है। अब पहला है तीव्र अवस्थाजन्य आमवाद, दूसरा है जीर्ण अवस्थाजन्य आमवाद। तीव्र अवस्थाजन्य आमवाद क्या है, यहीं पर समझ लेते हैं। तीव्र अवस्थाजन्य नाम से ही पता चल रहा है कि आमवाद की अवस्था जो है तीव्र है, यानी आमवाद यहाँ पे प्रबल है, यानी जो डिफिकल्ट होगा ट्रीट करने में, जो प्रबल होगा, जिसके लक्षण बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे, तो वो आमवाद जो होगा तीव्र अवस्थाजन्य आमवाद होगा। वहीं जीर्ण अवस्थाजन्य आमवाद क्या होगा, जिसमें लक्षणों की तीव्रता कम और प्रबल नहीं है, तो ये होगा जीर्ण अवस्थाजन्य आमवाद, यानी इसमें लक्षण जो है कम दिखाई देंगे, व्याधि थोड़ी प्रबल कम है। उसके बाद है इसके लक्षण। अब बढ़ते हैं तीव्र अवस्था की लक्षण की ओर। तो तीव्र अवस्था के लक्षण क्या रहेंगे, इसमें मेन लक्षण रहेगा बहुमूत्रता, यानी जो है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, ज़्यादा यूरिन फॉर्मेशन होगा। अब वो क्यों होगा ये भी समझ लेते हैं। सबसे देखिए, जब भी विकृत रस धातु बनेगी ना, तो तब क्या होगा, क्लेद की उत्पत्ति होगी। क्लेद क्या होता है, वाटरी फॉर्मेशन, तो यानी वाटर एक्सेस बनेगा, क्लेद एक्सेस बनेगा बॉडी में, और इसी एक्सेस क्लेद को बाहर निकालने के लिए क्या होगा, मूत्र की उत्पत्ति होगी। तो इसीलिए जो है इसका लक्षण है बहुमूत्रता, तीव्र अवस्थाजन्य का। और दूसरा इसी से रिलेटेड है तीव्र वेदना, यानी तीव्र अवस्था है, सब लक्षण ज़्यादा हैं, तो वेदना यानी पेन या डिफ़िकल्टी भी क्या होगी, इसमें ज़्यादा होगी। वहीं अगर जीर्णावस्थाजन्य आमवाद की बात करें तो इसके लक्षण रहते हैं अस्थि की विकृति। जो मेन लक्षण इसमें याद करने वाला है, आपको याद करना है कि इसमें रहेगी अस्थि की विकृति, यानी अस्थि में जो है डिफॉर्मेशन आ जाएगी, बोन में डिफॉर्मेशन आ जाएगी। उसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो स्तब्धता तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद बढ़ते हैं साध्य असाध्यता की ओर। तो साध्य असाध्यता में देखिए कौन सा साध्य है, कौन सा याप्य है, कौन सा कृसाध्य है या कौन सा असाध्य है। तो सबसे पहले जो एक दोषज है, यानी वात पित्त कफ, जिसमें सिर्फ एक दोष प्रधान है, तो वो क्या होंगे, साध्य, इजीली ट्रीटेबल। उसके बाद जो द्विदोषज हैं, यानी वात पित्त, वात कफ और कफ पित्त, ये क्या है, याप, यानी जब तक आपकी मेडिकेशन चल रही है, जब तक आपका आहार विहार चल रहा है, जो है व्याधि शांत रहेगी। लेकिन जैसे ही आप छोड़ेंगे, व्याधि जो है फिर से प्रबल रूप में उत्पन्न हो जाएगी। उसके बाद है लास्ट है त्रिदोषज और शोथ, यानी त्रिदोषज जो हैं, जो भी इसके भेद हैं, वो असाध्य हैं, कृसाध्य हैं, और जो शोथ जिसमें उत्पन्न होगा, अगर आपको आमात है उसमें शोथ भी, स्वेलिंग भी उत्पन्न हो रही है, तो वो भी जो रहेगा कृसाध्य रहेगा, यानी कठिनाई से साध्य होगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो आपको अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, और ऐसी कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए।